दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं साइंटिस्ट डॉक्टर विनीत कुमार गहलोत, जो कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के एक्टिंग डायरेक्टर हैं। आप CSIR नेशनल जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट हैदराबाद में मुख्य वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर चुके हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत नेशनल सेंटर फॉर साइस्मोलॉजी के डायरेक्टर के रूप में भी आप कार्यरत रहे हैं और साथ ही आप भारत के विभिन्न टेक्टोनिक क्षेत्रों, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र के साइस्मोलॉजी रिसर्च में भी शामिल हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर विनीत, आपका आकाशवाणी के देहरादून स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। श्रोताओं, आज का हमारा बातचीत का विषय रहेगा भूकंप के कारण और उससे बचाव के उपाय। तो डॉक्टर विनीत, सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि भूकंप क्या है और ये क्यों आते हैं? हम लोग भूकंप को 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। एक तो प्रथम श्रेणी जो है, हम लोग कहते हैं कि भूकंप एक टेक्टोनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप ये भूकंप आते हैं। कि हमें पता है कि पूरा ग्लोब जो है कई सारी प्लेट से मिलकर बना हुआ है और वो प्लेट आपस में इंटरेक्ट करती हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। दूसरा, हम लोग कहते हैं कि कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है तो उसकी वजह से भूकंप आते हैं, जैसे ज्वालामुखी फटने से। अच्छी बात यह कि हमारे हिंदुस्तान में या इंडियन प्लेट के आसपास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कि वॉल्केनिक अर्थक्वेक आते हों। तीसरी जो है, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, जो ह्यूमन एक्टिविटी है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं, हमारा जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है, उसकी वजह से भूकंप आने की संख्या बढ़ गई है या उसकी वजह से भूकंप आ रहे हैं। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द अर्थक्वेक जो उनकी संख्या है वो प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि के कारण ही आते हैं। जी डॉक्टर विनीत, भारत में भूकंप आने के खतरे वाले प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? क्या हमने पहले से ही उन्हें अलग अलग जोन्स में डिवाइड करा हुआ है? और हिमालयी क्षेत्र जो है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ भूकंप इतने प्रेवलेंट क्यों है? हमने पूरे हिंदुस्तान को 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। उसका विभाजन जो है वो वहाँ पे भूकंप आने की संख्या, वहाँ पे पुराना इतिहास भूकंप का, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, मतलब कहाँ फॉल्ट हैं, क्या हैं, उसके बेसिस पे हम लोगों ने उसको 4 भागों में विभाजित किया हुआ है, जिनको हम जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 कहते हैं। जो आप अगर साउथ इंडिया में जाएं तो आपको ज्यादातर आप जोन 2 और जोन 3 में रहेंगे, यानी कि भूकंप आने की संभावना वहाँ पे कम है या भूकंप का खतरा कम है वहाँ पे। जो हिमालयन रीजन है उसको हमने कहा है कि वहाँ पे जोन 4 और जोन 5 की श्रेणी में आता है, जो कि सबसे ज्यादा एक्टिव रीजन हम उसको कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी, अगर प्लेट इंटरेक्शन हम लोग कह रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से 2 प्लेट आपस में टकरा रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं, तो हिमालय वाला क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पे कि इधर से इंडियन प्लेट और उधर से यूरेशियन प्लेट वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। और यही वो प्रक्रिया है जिसकी वजह से हिमालय बने हैं, इसलिए हमने इसको भूकंप जोन 4 और 5 में विभाजित किया है। डॉक्टर विनीत, क्या ऐसा कोई पैमाना है जिसके जरिए हम भूकंप को मेजर करते हैं? एक ट्रेडिशनल, एक परंपरागत तरीका है जिसे कहते हैं कि रिक्टर स्केल हम कहते हैं, कि रिक्टर स्केल्स पे नापा जाता है। वो कोई स्केल नहीं है, पैमाना टाइप का नहीं है कि जिसको मैं हाथ में उठा के कहूँ कि ये रिक्टर स्केल है। वो एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कहीं पे कोई तरंगे आ रही हैं तो उन तरंगों में ऊर्जा कितनी है, हम ऊर्जा को नापते हैं उसके एम्पलीट्यूड से, उसकी केंद्र बिंदु से कितनी दूरी है, इसके रिलेशन को लेके हमने एक पैमाना विकसित किया है जिसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं। तो ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है। आज की तारीख में बहुत सारे स्केल हैं जिनको हम यूज करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। जी, अगर हम हिमालय की बात करें तो उसकी उत्पत्ति में टेक्टोनिक प्लेट्स का कितना योगदान रहा है? हिमालय की उत्पत्ति केवल टेक्टोनिक इंटरेक्शन की वजह से हुई है। एक टाइम था, इसको गोंडवाना लैंड कहते हैं, तो गोंडवाना लैंड से इंडियन लैंड मास है वो निकल के बाहर आया, मेडागास्कर और अफ्रीका से निकल के, और उसने नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किया। उस टाइम पे हमारे और यूरेशिया के बीच में एक टैथिस सी था, वो टैथिस सी धीरे धीरे करके खत्म हो गया, दोनों प्लेटें पास में आती रही। जब वो विलुप्त हुआ तो जितनी भी उस टैथिस सी के नीचे जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो रॉक्स होती हैं, वो ऊपर उठी, और वही रॉक्स जो हैं वो आपको हिमालय के रूप में दिखाई देती हैं। तो हिमालय जो बना है वो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी की ही वजह से बना है। डॉक्टर विनीत, भूकंप आने के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और खुद को व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित रखने के लिए हम क्या क्या उपाय जो हैं उन्हें अपना सकते हैं? पहले तो ये देखना है कि आप कौन से साइस्मिक जोन में हैं, वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, कितना बड़ा भूकंप वहाँ पे आ सकता है, उसके हिसाब से हम लोग अपनी बिल्डिंग को, जो भी हमने मकान बनाए हैं, उसको उसी तरफ से बनाया जाए। हम लोग भूकंप को रोक नहीं सकते, भूकंप को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम उसकी भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते हैं। मालूम है कि यहाँ भूकंप यहाँ पे आएंगे, कितने बड़े
आ सकते हैं वो हमें मालूम है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में हमें कोई पता नहीं है। तो इसलिए सबसे पहला काम है कि हम लोगों को प्रिवेंशन करना है। हम लोग कहते हैं कि भूकंप किसी को नहीं मारता है, जो कच्ची इमारतें हैं, जो सुचारू रूप से बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, कितना ही बड़ा भूकंप आ जाए, अगर आप कहीं खुले मैदान में खड़े हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी, आप एट द मोस्ट गिर जाएंगे, चक्कर आ जाएगा, आपको कोई जान माल का कोई खतरा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला काम है कि आपको बिल्डिंग्स को भूकंप प्रतिरोधक बनाना है। आपके जितने भी क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके लिए आपको ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा कोई शक्तिशाली बिल्डिंग बनानी है, लेकिन जो आपके स्कूल्स हैं जहाँ पे कि आप देखते हैं कि रोज 1000 और 2000 बच्चे आके पढ़ते हैं, तो यानी कि आपको वहां पे ज्यादा खतरा है। हॉस्पिटल्स हैं, तो ऐसी जगहों को आपको ज्यादा स्ट्रांग बनाना है। फिर बात होती है कि जब भूकंप आए तब क्या करना है। तो लोग कहते हैं अक्सर जल्दी से इमारत से बाहर निकलो। अब आज के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो आपके पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, पता लगा कि 10 स्टोरी या 20 स्टोरी 25 स्टोरी। कोई ये सोचे कि मैं 40 स्टोरी बिल्डिंग से लिफ्ट से नीचे आऊंगा, वो तो असंभव है, ना तो किसी को करना चाहिए और मैं कभी कोई सलाह नहीं दूंगा इसको करने की। पहला काम होता है स्टेयरकेस यूज करना है, आपको जीना यूज करना है, लिफ्ट यूज नहीं करनी है। वो खराब हो जाए भूकंप की वजह से या बीच में रुक जाए, अगर आपकी बिल्डिंग 1 मंजिला 2 मंजिला है तो आप बिल्कुल कोशिश करें कि बिल्डिंग से बाहर जाए। आपको पता होना चाहिए कि भाग के कहां जाना है। ये एक पब्लिक एजुकेशन का, पब्लिक आउटरीच का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाग के कहां जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी कच्ची दीवार के सहारे पहुंच गए वहां पर। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका असेंबली, उसको कहते हैं हम असेंबली पॉइंट कहां है आपका, कि आपको कहां पहुंचना है जहां पे आप सुरक्षित होंगे। अगर आपके पास ऐसी कोई जगह नहीं है या आप बहुत ऊंची इमारत में रह रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए किसी कोने में जाके बैठिए। आप कोशिश कीजिए कि कोई अगर स्ट्रॉन्ग बेड्स होते हैं आप उसके नीचे घुस जाइए। आप किसी स्ट्रॉन्ग कोई टेबल है तो आप डाइनिंग टेबल के नीचे घुसने की कोशिश कीजिए। कोना जो है वो एक सुरक्षित जगह होती है, क्योंकि बिल्डिंग जब कोलैप्स होती है तो बीच में से जो छत, जहाँ जो अनसपोर्टेड पार्ट है वो पहले गिरेगा, तो आप वहां पे खड़े हो जाइए जब तक कि वो कंपन बंद ना हो जाए। ये बात हो गई जब आपका भूकंप आ रहा है तब की बात है। अब भूकंप आने के बाद क्या करना है। एक सबसे बड़ा खतरा रहता है कि क्या भूकंप आने के बाद आफ्टर शॉक आ सकता है। जैसे ही भूकंप बंद हो आप कोशिश करें जल्दी से वहां से निकल के बाहर खुले मैदान में आ जाए। वो एक दूसरा काम है। एक लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजी होती है, तो राहत के काम के लिए आपको देखना है कहीं पे अगर खाने की समस्या है या कहीं पे कोई वाटर लॉगिंग हो गई है या कहीं पे जो हमारे तार हैं वो हवा में लटके हुए होते हैं, तो आपको करंट लगने का खतरा हो सकता है। और कोशिश करनी चाहिए कि जो बिल्डिंग ऑलरेडी कमजोर हो गई है उसके आसपास ना जाएं, वहां से दूर रहें। और एक जो सबसे बड़ी बात, जो बहुत सारे लोग आ जाते हैं अचानक भविष्यवाणी करने, जिनकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, जिनका कोई तजुर्बा नहीं है, जिनका कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, वो लोग बोलना शुरू कर देते हैं अगला भूकंप इससे भी बड़ा आ जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तरह तरह की अफवाहें होती हैं। बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या जो एनडीएमए का लोग हैं या जो डेजिग्नेटेड साइंटिस्ट हैं उनकी बात सुने और उन अफवाहों पर ध्यान ना दें। जी, ये तो एकदम सही कहा डॉक्टर विनीत आपने। क्या हमारे घरों और इमारतों को भूकंप के लिए तैयार करना संभव है, और अगर हाँ तो ऐसे कौन कौन से बदलाव है जो इनकी संरचना में हम कर सकते हैं। हमारे पास एक 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे एक है BMTPC, बिल्डिंग मटेरियल पे काम करती है, और अगर उसकी वेबसाइट पे जाएं तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि साहब भूकंप रोधी इमारत बनाने के लिए आपको 1 स्टोरी 2 स्टोरी का जो घर है या 3 स्टोरी का भी घर है, कि आपको ऐसा नहीं कि बहुत खर्चा करना पड़ रहा है। जैसे लोग कहते हैं कि लागत से 10% ज्यादा पैसा लगा देंगे तो आपकी इमारत जो है वो भूकंप प्रतिरोधक बन जाएगी। तो केवल 10% आपको ऐड करना है। उत्तरकाशी के आसपास कहीं कुछ इलाकों में जाएं, आप पुराने अगर घर देखें, 200-300 साल पुराने घर हैं, तो आप वहां पे ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि लिंटल बीम कहते हैं उसको, लिंटल लेवल पे एक बीम डालते हैं, इमारत को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक फ्लोर बैंड कहते हैं, फिर आप क्रॉस बैंड डालते हैं। ये कोशिश करते हैं कि एक मकान से दूसरे मकान के बीच में कुछ थोड़ा गैप हो और वो गैप भी सफिशिएंट हो। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं। और एल बैंड बहुत जरूरी होते हैं। 2 दीवारें जहां मिलती हैं, जो कोना होता है, कोने को बांधे रखना बहुत जरूरी है। और जो आपकी जो ओपनिंग्स हैं, जिसको हम विंडोज कहते हैं, रोशनदान कहते हैं, वहां पे आपने क्रॉस बैंड लगा रखे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको कि आप अपने मकान बनाने में इस्तेमाल करें। एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां भी आपको फ्लायर्स मिल जाएंगे। जी डॉक्टर विनीत, भूकंप के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, और अगर हम वाडिया संस्थान की बात करें तो क्या आप लोग भी जागरूकता फैलाने के लिए कई प्रकार की एक्टिविटीज और वर्कशॉप्स रन करते हैं? बिल्कुल, वाडिया संस्थान बिल्कुल अर्थक्वेक अवेयरनेस में ये हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है कि हम लोग स्कूल्स में जाके लोगों को बताते हैं कि भाई आपकी बिल्डिंग इस तरह से सुरक्षित हो सकती है और क्या तरीके हैं जिसकी वजह से बिल्डिंग को आप प्रतिरोधक बना सकते हैं। फिर टू डू एंड नॉट टू डू, राइट, ड्यूरिंग अर्थक्वेक, बिफोर अर्थक्वेक एंड आफ्टर अर्थक्वेक, वो भी हम लोगों को जाके बताते हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पीछे जो साइंस क्या है वो बताना बहुत जरूरी है। कम से कम जब आपका साइंस बेस होगा तो आप इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे। और मैंने जैसे कहा कि हम लोगों को थोड़ा साइंस के प्रति जागरूक होना जरूरी है। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो आप फिर अफवाहों पे ध्यान देंगे। ये जरूरी है कि हम लोग हर चीज को
विज्ञान के तरीके से देखें, उसको समझने की कोशिश करें कि ये होता कैसे है। जी डॉक्टर विनीत, भूकंप के बाद जो राहत और पुनर्निर्माण का जो कार्य होता है उसके प्रमुख चैलेंजेस क्या क्या होते हैं और क्या वाडिया संस्थान भी सरकार को सहायता प्रदान करता है? भूकंप के बाद जो एक वर्ड होता है इसको हम रिट्रोफिटिंग कहते हैं कि मतलब आपको मकान को ठीक कैसे करना है, अगर उसमें डैमेज हो गया है तो ठीक कैसे करना है। तो उसके लिए हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं। कुछ इमारतें ऐसी हैं जिनको कि आप ठीक नहीं कर सकते, उनको तो आपको डिमोलिश ही करना पड़ेगा। अगर आपके पिलर्स, कॉलम्स, बीम्स डैमेज हो गई हैं तो कोई तरीका नहीं है कि आप इमारत को वापस खड़ा कर सकें, आपको उसको डिमोलिश करके दोबारा ही बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका डैमेज केवल सरफिशियल डैमेज है, प्लास्टर हट गया, या आपकी जो अनसपोर्टेड वॉल थी वो गिर गई, या आपकी बीम और जो कॉलम है वो इंटैक्ट है, बाकी जो फिलिंग थी वो निकल गई, उसमें कोई परेशानी नहीं है, आप उसको वापस खड़ा कर सकते हैं। वाडिया का जो काम होता है वो ये है कि क्या अगर कोई बड़ा भूकंप आ गया है तो उसके बाद जो आफ्टर शॉक आएंगे, या अगर एक भूकंप आया है तो क्या ये भूकंप का फोरशॉक था, इससे बड़ा भूकंप आ सकता है, या अगर आफ्टर शॉक आएगा तो वो कितना बड़ा हो सकता है, उसके बारे में अर्थक्वेक मॉनिटरिंग करना एक बहुत बड़ा काम होता है, वो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी करता है। जी, और डॉक्टर विनीत, अगर हम उत्तराखंड में डैम्स और टनल्स के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो क्या उसके लिए भी वाडिया इंस्टीट्यूट की राय मांगी जाती है? बिल्कुल, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, तो हम लोग जियोलॉजी से संबंधित हैं, तो जितने भी अगर आपको कोई स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है कि क्या फॉल्ट्स हैं, क्या शेयर जोन्स हैं, वहाँ की रॉक टाइप कैसी है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उन सब में हम लोग बिल्कुल शामिल होते हैं। हम लोग जितने भी संस्थान हैं उनकी सबकी हेल्प करते हैं, चाहे वो कोई टनल बनानी है, रोड अलाइनमेंट बनाना है, क्योंकि वाडिया इंस्टीट्यूट जो है वो लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग, अर्थक्वेक मॉनिटरिंग, ग्लेशियोलॉजी, इन सब चीजों में काम करता है। और जो भी सोसाइटल नीड है, चाहे वो रोड वाइडनिंग हो, चाहे वो डैम कंस्ट्रक्शन हो, तो उसमें हम लोग हमेशा योगदान देते हैं। जी, और डॉक्टर विनीत, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हिमालय में भूकंप आने बंद हो जाए? अगर हिमालय में भूकंप आना बंद हो गया तो हिमालय को मैं फिर हम लोग कहते हैं ना कि हिमालय ग्रोइंग माउंटेन्स हैं, यंग माउंटेन्स हैं। पहली बात तो ये कि हिमालय में भूकंप आना कभी बंद नहीं होगा। जब तक मानव जाति है तब तक भूकंप आते रहेंगे, और जब तक भूकंप आते रहेंगे हिमालय जिंदा है। जिस दिन भूकंप आने बंद हो जाएंगे तब हम इसको डेड माउंटेन्स कहेंगे। और डेड माउंटेन्स का जो योगदान है सभ्यता को, जैसे सिविलाइजेशन है आज की तारीख में, इंडो-गैंजेटिक प्लेन में जितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, जिस दिन हिमालय ग्रो करना बंद हो जाएगा या जिस दिन वो डेड माउंटेन हो जाएगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स में होगा, कभी होगा तो तब जो सभ्यता है वो भी शायद यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी। तो हिमालय अगर भूकंप आ रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं कि उनसे नुकसान होता है, लेकिन भूकंप आना ही एक ये एविडेंस है कि हिमालय हमारे ग्रोइंग माउंटेन्स हैं, हिमालय हमारे चलायमान है, हिमालय हमारी यंग माउंटेन बेल्ट है, और इसीलिए ये सभ्यता यहाँ पे है। जी, और डॉक्टर विनीत, आखिरी में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर हमारे युवा साथी भूकंप प्रबंधन के क्षेत्र में आना चाहें तो उन्हें क्या करना चाहिए और आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? एक डिपार्टमेंट है NIDM, वो दिल्ली में है। वहाँ पे कई सारे उनके कोर्सेज हैं, शॉर्ट कोर्सेज हैं और फुल कोर्सेज भी हैं, डिग्री कोर्सेज भी हैं। शायद डिजास्टर मैनेजमेंट खाली अर्थक्वेक का नहीं है, और भी कई सारी चीजें हैं, चाहे वो लैंडस्लाइड हो, चाहे वो बारिश की वजह से हो, चाहे वो कई तरह के डिजास्टर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको हार्डकोर अर्थक्वेक के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, जिसके लिए मैं हमेशा कहूंगा कि प्लीज आप आगे आएं। जियोलॉजी सब्जेक्ट है, जियोफिजिक्स सब्जेक्ट है, उसमें आएं, मास्टर्स डिग्री कीजिए, उसके बाद फिर अच्छे किसी इंस्टीट्यूट से PhD कीजिए अर्थक्वेक के ऊपर, अर्थक्वेक को जानने की प्रक्रिया को समझिए, और उसके बाद फिर वैज्ञानिक अगर बन जाते हैं या कोई टीचिंग में, तो अपने देश की प्रगति में योगदान कीजिए। जी, डॉक्टर विनीत, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।